अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। ये जो गवर्नमेंट बड़े कॉन्फिडेंस से सामने आई, अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले पा रही। एक तरफ आवाम को सेटिस्फाई करना है, सब्सिडीज़ वापस ना लेके, दूसरी तरफ IMF के साथ दोबारा मुलाकात की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई ऐसी डील मिल जाए जिसमें आवाम को रिलीफ हो। लेकिन अगर आप वो जो 20-22 दफ़ा की डील्स चेक कर लें जब से पाकिस्तान बना है, तो उसमें आपको कोई ऐसा बड़ा फैक्ट नज़र नहीं आएगा जो आपको मुतमिन कर सके कि अभी आवाम के रिलीफ का पैकेज लेके आए हम IMF से। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपको एक बर्डन है जो उठाना पड़ता है, क्योंकि IMF की सब्सक्रिप्शन इतना आसान काम नहीं है, उसका हिस्सा रहना वो शराइत है जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान अपने जलसों में अपनी जान के ख़तरे के हवाले से बात करते हैं। वो जो बात करते हैं, क्या उनका ये केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है या सुनने वाले या गवर्नमेंट नॉन सीरियस ले रही है? उनका हक़ तो है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनकी बात को तवज्जो दी जाए, लेकिन इतना हम नहीं देख रहे कि इस पे कोई बहुत मैच्योर रिएक्शन सामने आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बताइएगा ये गवर्नमेंट कंफ्यूज क्यों है? मखलूत हुकूमत, तैयारी तो इनकी नहीं थी लेकिन अब ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। देखो, हुकूमत से पूछकर ही पता चल सकता है कि कंफ्यूज क्यों है। आप जरा मालूम करें ना, वजीर दाखिला से, वजीर खारजा से, वजीर खजाना से क्या है उनको और क्यों कुछ कदम नहीं उठा पा रहे, फिर मुझे भी बता दीजिएगा। क्या एक दूसरे से एतमाद नहीं मिल रहा क्योंकि मखलूत हुकूमत में एक कंसेंसस के साथ चलना मुश्किल है? सर नहीं, चलना तो पड़ता है ना, कंसेंसस भी पैदा करना पड़ता है और मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। तो अगर ये कायदाना सलाहियत का इम्तिहान तो यही होता है कि आप मुश्किल फैसले भी करें, तो हुकूमत को चाहिए कि कंफ्यूजन दूर करे, करने का है वो करे, जो नहीं करने का है वो ना करे, बता दे कौम को कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन करा दीजिए, ताकि फिर जो आने वाले हैं वो फैसले कर सके। ये गोमोगा की कैफियत तो खत्म होनी चाहिए ना। ये लोग क्यों नहीं जा रहे रिफॉर्म्स की तरफ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इन्होंने मुतारिफ करवाई थी और 2021 की अमेंडमेंट में इलेक्शंस एक्ट के, उसमें मेजॉरिटी भी है इनके पास पार्लियामेंट में, फिर भी नहीं कर रहे। वो तो सब मुतनाज़ बातें हैं ना, और वो लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी इलेक्शन रिफॉर्म्स है, लेकिन फिर करवाना नहीं है, उसमें कोई हर्डल भी नहीं है, फिर भी नहीं करवाना। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अपनी तरजीहात का तयन करे। अगर जल्द इंतखाबात कराने हैं तो उस तरफ कदम बढ़ाए, अगर 1 साल के बाद कराने हैं तो उस तरफ कदम बढ़ाए, कौम को एतमाद में ले और वाज़ेह कर दे, अपना रोड मैप दे दे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा शामी साहब, खाका नवाज़ साहब ने भी कहा कि हमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेने हैं और उसके लिए हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकती है। अभी लोग तैयार हैं पॉलिटिकल कॉस्ट देने के लिए? देनी चाहिए, जो सियासत में होते हैं तो आपको कॉस्ट भी देनी पड़ती है, या तो फिर जिम्मेदारी ना उठाएं। उनको कोई इमरान खान साहब ने इन्विटेशन तो नहीं भेजा था ना कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लिया है, ऐसे नहीं कर सकते थे। तो इमरान खान साहब को हुकूमत करने देते, वो जानते हैं, उनका काम जानता है। अब जब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, हुकूमत संभाली है, तो फिर फैसले भी करने होंगे, लोगों को एक बात में भी लेना होगा। अच्छा शामी साहब, इसमें आपको क्या लगता है कि मुनासिब बात क्या है? अगर इमरान खान की जान को खतरा है और वो जिस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं, तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होना चाहिए और इमरान खान को इस बात को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, उन्हें मजीद एतमाद में लेने? आपको पहले तो ये तफसील फराहम करनी चाहिए, उनके पास है वो कौमी अदारों को देनी चाहिए ताकि उनकी तहकीक को तफ्तीश हो सके। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये इंदिया दिया है कि वो कमीशन भी कायम कर सकते हैं इस पे अदालती तहकीकात के लिए, और उसके साथ ही जो सिक्योरिटी है वो फराहम की जानी चाहिए उनको, VVIP सिक्योरिटी। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है तो उनको वही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी जो वज़ीर आज़म को की जाती है। तो उनकी तो हिफाजत तो होनी चाहिए, उसको यकीनी बनाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और शामी साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि अब तक इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल ही है या इंक्लिनेशन हो सकती है जिस तरह के हालात हो गए? यही है
और देख भी यही रहा हूं कि पॉलिटिकल ही है, यही मालूम हुआ है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया। मालिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट रिलक्टेंट है फ्रेश इलेक्शन से या कुछ और प्रॉब्लम है? देखिए, रिलक्टेंट बड़ी सिंपल है। अभी तक जो पावर सर्कल्स हैं उसमें कंफ्यूजन है और गवर्नमेंट एक चाहती है कि अगर हमने बजट लाना है और बड़ी टफ डिसीजंस लेनी है तो फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट होनी चाहिए कि वो अगले साल तक फिर बैठें सीट में, क्योंकि जो हालात हैं इकोनॉमी के, ये एक बजट नहीं, नेक्स्ट बजट भी बहुत टफ होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सो आई डोंट थिंक दे आर वेरी कीन। देखिए, उनके दो मकसद तो हल हो गए। इमरान खान हट गए, उनके मुताबिक उन्होंने जनरल अफेयर्स की अपॉइंटमेंट रुकवा दी बिकॉज उनका ख्याल था कि खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो करेंगे। तो दो तो मेन मकसद उनके पूरे हो गए हैं और ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया खान साहब ने। सो आई थिंक एवरीबडी इज इन अ बाइंड। इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। तो दो अब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, आज या कल में हो जाएंगी वजीर आजम की, एक्सपेक्टेड है विद शायद बहुत सी फाइनल हो जाए। ठीक है मालिक साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके आपको क्या लगता है कि क्या हर्डल है? क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स माजी में भी रहे हैं वो सेकंड अमेंडमेंट जो रही है इलेक्शन एक्ट 2021 में, उसमें दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में इनके पास मेजॉरिटी है और वो अब डॉन के एडिटोरियल में भी आज इसके बारे में लिखा गया कि चाहे तो इजीली उसको पास भी करवा सकते हैं। तो फिर ये रुके क्यों हुआ है? क्योंकि नैब के लॉज का तो तरीक़ाकार और वो तो एक कंसर्न ही दूसरा है, लेकिन जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करना है वो तो इकट्ठे आराम से कर सकते हैं। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कहने वाली बात है, रिफॉर्म्स दो थी। एक तो ये ड्यूल नेशनल को चाहते थे कि उनको राइट ऑफ वोट ना हो, मूव कर दिया हुआ है नूर आलम साहब ने, उसको बिल मूव कर दिया हुआ है, वो ये करवा लेते। रह गई ईवीएम मशीन। अब टाइम है ना, फंड रिलीज हुए, ईवीएम का मसला वैसे ही हल हो गया। जो मेरी बातचीत हुई है सीनियर लीडरशिप से, तो नैब पे वो इतना कंसर्न नहीं है। तो उनका ख्याल था कि जो एक बहुत बड़ा चंक वोट का पड़ना है ड्यूल नेशनल्स का, वो इमरान खान को पड़ेगा, तो दे वेरी कीन के वो हट जाए। आई थिंक वो ये करवा लेंगे और इसके इलेक्टोरल रिफॉर्म तो चाहते थे हो गई है। नैब इससे सॉर्ट ऑफ इरेलेवेंट ही हुआ हुआ है। जो असल केसेस थे वो उनके एफआईए में हैं, सर्विंग केसेस हैं जो वजीर आजम के, उसमें उन्होंने डीजे एफआईए भी चेंज किया है, ऑफिसर्स भी चेंज किए हैं, तो उसमें भी सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स तो लग गई है ना। सो आई थिंक अब मेन फैसला यही होगा कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, कभी एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि बड़े हालात खराब हो गए हैं, अर्ली इलेक्शन करवा लें, तो वो कहते हैं भाई अर्ली इलेक्शन की कीमत है जो सियासी तौर पे देनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट को, जो बजट लाएगी सब कुछ लाएगा। सो आई थिंक ये अब क्लियर होगा। ये एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, बट इन द नेक्स्ट 36 आवर्स मेरा ख्याल है सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये जो एक ऑप्शन सुनने में आ रहा है कि अगर अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकते तो ये असेंबली भी तहलील की जा सकती है। डू यू थिंक दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल एंड इट्स गोइंग टू हैपन? नो, दिस इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। देखिए ना, अगर इस वक्त वो फ्यूल सब्सिडीज वापस लेते हैं तो एकदम महंगाई बहुत आएगी, वो इनके गले पड़ेगी। वो कर भी लेंगे तो एकदम डॉलर स्टेबलाइज अभी नहीं होना। आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी IMF की हैं तो वहां से इंडिकेशन किया कि जी आप कम अज कम 50% तो प्राइसेस बढ़ाएं, तो तब हम निगोशिएशन को आगे लेके चले। 50% का मतलब है 35% को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उससे पावर भी महंगी होगी। सो अगेन वो स्पार्कल तो अनलीश हो जाएगा जो महंगाई का है। तो या तो अब ये आधा उधर इन्होंने कोई नहीं बढ़ाना है,
या अगर बढ़ाएंगे तो पूरा बढ़ाएंगे और पूरा तक बढ़ाएंगे कि ये अगर इनको लॉन्ग टर्म कम से कम अपना साल सवा साल इक़्तिदार में नजर आता है तब भी, और उसमें भी इनमें बड़ी स्प्लिट ओपिनियन है। लेकिन इस वक्त इनकी टॉप लीडरशिप ने फैसला कर लिया हुआ है कि हमने नहीं करनी। ठीक है मालिक साहब, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पीएमएलएन के अंदर भी चीज़ें इतना डिसाइसिवली आगे नहीं बढ़ी। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक और ओपिनियन है, सागडार साहब का कुछ और ओपिनियन है। इन सब बातों के सामने आने से आपको भी क्या ये समझ आता है कि तैयारी के बगैर आ गए हैं अब, और अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इमरान खान को नहीं हटाना चाहिए था? नहीं, उसमें तो कोई इनका पता था कि इकोनॉमी किस हालत में है, इनको पता था बड़ी टफ मेजर्स लेनी पड़ेंगी, ये सबको पता था। लेकिन वो जो पहली दो वजूहत थी, एक तो ये कि अगर हम पावर में आते हैं तो हमारे केसेस को हम ब्रेक्स लगवाएंगे, वो बिल्कुल लग गई। दूसरा ये था कि अगर ये लोग कन्विंस थे कि अगर जनरल फैज अपॉइंट होते हैं तो फिर उनका जो ताल्लुक है खान के साथ, सारा कुछ इमरान खान के साथ, तो वो ये इलेक्शन में भी हमें रगड़ा मिल जाएगा, हमें अगले इलेक्शन में भी रगड़ा मिलेगा। अगर आर्मी पूरा वेट अपना फेंकेंगे प्राइम मिनिस्टर के पीछे तो फिर ये केसेस में भी हमें रगड़ा लग जाएगा। उन्होंने वो दो जानते बूझते, देखें इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, लेकिन आप उनके जाविये से देखें, अगर आप अंदर जा रहे हो, अगर आपके पास चॉइस हो कि आपने जेल में जाना है या पीएम हाउस में जाना है, आप क्या करेंगी? आप भी पीएम हाउस को फर्ज करेंगी। और आपको जिस बंदे से सबसे ज्यादा डर लग रहा हो एज आर्मी चीफ, वो उसकी भी आप ब्लॉक, आपके ख्याल में आपने ब्लॉक कर लिया। तो ये जो ब्लॉक करने या ना करने के हवाले से बातें, इसमें आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरा ख्याल है कि बड़ा फेल एप्लीकेशन था, बिकॉज अभी तक जितना भी उनको प्रॉब्लम्स हुई थी वो डेफिनेटली वो नजर आ रही थी, और इट वाज उनकी वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सर्वाइवल के लिए लोगों ने करते हैं। याद रखिए यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर सारे अपने अपनी जमात से पढ़े, नवाज सिंह अपनी पार्टी से बढ़े, इमरान खान अपनी पार्टी से बढ़े, बदारी अपनी पार्टी से बढ़े, तो जहाँ लीडर्स ठीक है मालिक साहब, जी मालिक साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कि नून लीग की भी बड़ी क़यादत गई लंदन में, फिर हमें आसिफ अली ज़रदारी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने समझाया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वो जो एक सवाल उठ रहा था कि मखलूत हुकूमत में एक दूसरे के साथ कैसे चलेंगे, उसमें वो वाला चैलेंज आ गया अब इनके सामने? और मौलाना फजल रहमान क्यों चुप है इस सारी सिचुएशन में? नहीं, वो अभी नहीं आया, लेकिन एक गवर्नमेंट भी तो 3 सीटों पर बैठी हुई, और आज एमपीओ को क्या अचानक जमहूरियत हक में दोबारा आ जाए तो गेम उलट सकती है। ये फैसला अब फाइनल इलेक्शन पे जाकर करते हैं। आई थिंक तो प्राइम मिनिस्टर की और जनरल बाजवा की होगी, आई थिंक उसके बाद अपना फैसला। मालिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो पूरी सिचुएशन है अब, इसमें मौजूदा गवर्नमेंट की मौशी टीम इमरान खान की मौशी टीम को कसूरवार ठहराती है, उनकी मौशी टीम इनको कसूरवार ठहराती है, लेकिन इलेक्शंस अब ज़्यादा दूर नहीं है। वोटर कंफ्यूज है या वोटर मजीद क्लियर हो जाएगा कि किसको वोट देना है? देखिए, वोटर तो जो पीएमएलएन वोटर है, जो इमरान खान साहब वोटर है वो उनका वोट। मेरा ख्याल है 2018 में कोई शायद जिन लोगों ने हेल्प आउट किया हो उन्होंने भी 20-25% वोट जो था वो ज्यादा वोट ग्रेड की। इमरान खान के ख्याल है कि जो इस वोट का वो डिफरेंस था वो इस मूवमेंट में शायद वो पूरा कर, लेकिन जब पॉलिटिक्स में अब जाते हैं, इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, तो फिर जमीनी एक और चेंज कर। इस वक्त तो इमरान खान एक और नैरेटिव लेके चल रहे हैं। जब आप डायरेक्ट इलेक्शन में तो फिर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो इट बी अ वेरी कॉल करती हुआ, लेकिन स्वीट मुझे नजर आता है कि अगर हम समझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक हमें ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त शानदाना गुलजार साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शानदाना साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक बड़ी बुरी खबर जो बार बार इमरान खान साहब देते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक वीडियो बना के उन्होंने रखी है जो खुदा न खास्ता वो फिर तब शेयर करेंगे अगर उनको कुछ होता है, तो वो आप नहीं समझती कि वो तमाम बातें उनको अभी से ही सामने लानी चाहिए? शुक्रिया। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये प्रिजम्पशन हो रही है, ये सोच है बहुत। अभी आपसे पहले मैं तलत हुसैन साहब के शो पे थी और उन्होंने भी ये कहा कि वो पब्लिक को क्यों नहीं दिखा रहे। देखें, कत्ल जो होता है उसका सबूत अल्लाह ना करे खान साहब का या किसी पाकिस्तानी का, लेकिन कत्ल का सबूत आप बाद में देते, पहले नहीं देते। पहले आप कंस्पिरेसी का सबूत देते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये खान साहब ने कोई वीडियो बना के किसी सेफ में नहीं रखी। ये वीडियो जो उनके सारे करीबी लोग हैं, जो सेंसिटिव कुछ एजेंसीज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन तमाम उन लोगों को जा चुकी है ताकि वो ज़िंदा रहें और उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। ये तो सिर्फ एक इंश्योरेंस आप एक तरीके से कह लें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ कामयाब हुई तो उस सिलसिले में कौन जिम्मेवार होगा, उन्होंने ये रख दिया है। लेकिन ये कहना कि वो अब अखबार में दे दें उन लोगों के नाम, ये तो लाइबल में डेफेमेशन में आ जाएगा ना कि जी आप मुझे कत्ल करने का प्लान बना रहे हो सकता है कि जो लोग हों, जो मुखबिर हों, उनको पकड़ा जा सके, हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। ये ज़रूरी है कि खान ने तमाम पब्लिक को बता दिया है, तमाम हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको पता चल गया है। और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपको पता है ये वो मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान में बारहा पॉलिटिकल लीडर्स का असैसिनेशन हुई है। 2 सिटिंग प्रेसिडेंट्स, 3 प्राइम मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs, काउंसलर्स। पाकिस्तान में कोई नहीं बचा इन चीज़ों से। अब जब पॉलिटिकली यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो ये होता रहा है। जी शानदाना साहब, एक सवाल करने का मुझे मौका दें। आप बिल्कुल ठीक दिफा कर रही हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पहले भी ऐसा हो चुका है। CNN के जर्नलिस्ट को बेनज़ीर ने ख़त लिखा और जब उनको कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद वो चीज़ें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं पकड़े गए। आप अगर पीपल्स पार्टीज़ के अंदर जाके पूछेंगे कि क्या इंसाफ मिला है तो वो मुतमईन नहीं है। जो 2 किताबें भी लिखी गई तफसील से, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आएगी कि बेनज़ीर मर्डर केस किस डायरेक्शन में गया। तो खुदा न खास्ता अगर हम एक चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये जो तैयारी है ये बड़ी मुबहम तैयारी है, क्योंकि हमारे मुल्क में चीज़ें इतनी क्लियर नहीं रही पहले भी? देखिए जी, सबसे बड़े गम की जो बात है, आपने सही फरमाया, जब मोहतरमा बीबी को शहीद किया गया तो अगले दिन वो सारा जो लोकेशन था उसको धो लिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कत्ल कहाँ हो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, और अब सारी एविडेंस, तमाम शवाहिद को धो डालें। दूसरा, उसके कुछ ही महीने बाद उन्हीं के हस्बैंड इस मुल्क के प्रेसिडेंट बने। 5 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंचे। ये हो सकता है कि मुल्क का प्रेसिडेंट हो, आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो और आप इन्वेस्टिगेशन सिरे तक ना ले जाएं। और तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा ने गिला शिकवा किया कि खातून फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा किया गया, प्लीज उस पर इन्वेस्टिगेशन करें। exactly, इन्हीं हकायक के बावजूद आपको नहीं लगता कि आपको पहले से ही सब बता देना चाहिए? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एक वज़ीर आज़म जब अगर रहे ना तो उसकी बात की वो वक़्त नहीं रहेगी जो वो है। अगर जो वो मौजूद है तो मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करनी पड़ी, क्योंकि इमरान खान एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करें। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए, मैंने अभी एक टीवी शो में यही कहा कि अल्लाह करे कि खान साहब, उन्होंने कुछ मजाक उड़ाया खान साहब का कि वो सिंपैथी वोट के लिए कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा जी, मेरी तो दुआ है कि खान साहब सिंपैथी वोट के लिए कर रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो और बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, और कभी अल्लाह उनकी जिंदगी पे आंच ना आए। ठीक है, मैं तो एज ए PTI वर्कर यही दुआ करूंगी, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि जितने भी लोगों को बताना था उनको पता है। एक कमीशन बनाने की, गवर्नमेंट ने आपको एक कमीशन बनाने की ऑफर की है, वो कबूल करेंगे आप? मैम, जुडिशल कमीशन पे हम मर गए कह कि प्लीज़ आप, वो जो साइफर आया था जिससे सारी साजिश स्टार्ट हुई है, फिर उसका एक डिक्लासिफाइड वर्जन था, फिर एक इन्वेस्टिगेशन थी जिससे पता चला कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। काइंडली वो चीज़ें तो पहले पब्लिश करें, और नहीं पब्लिश करते जुडिशल कमीशन कर दें। अब इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? आप उसको तो करें जहाँ से, याद रखिए पश्तो में हमारी ज़रूर मसले के धागे को सिरे से पकड़ते हैं, बीच में उसको नहीं काटते हैं। आप वहाँ से पता लगाए, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आप जो सिक्योरिटी है इमरान खान की, वो मरीम नवाज़ी बार बार कहते हैं कि आपने अगर हमारी AC बंद करवाए तो हम तो आपको सिक्योरिटी देंगे। तो आप इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से आपकी कुछ कोऑर्डिनेशन हुई गवर्नमेंट के साथ?
नहीं जी, उनकी जो इमरान खान को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी थी वो ले ली गई है। बहाना उनका ये है कि हम आपको प्रोटोकॉल नहीं देना चाहते। वो फर्क नहीं पड़ता खान साहब के साथ। आई नो जियाले पीपल्स पार्टी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, बट जियाले का लिटरल मतलब यही है जो लोग जाननिसार हो, जो कुर्बान देने को। लेकिन एक्स-पीएम की सिक्योरिटी तो है ना इमरान खान के पास, एक्स-पीएम की सिक्योरिटी भी नहीं। मैम बस जैसे कह लें कि वो बेसिक है। एक्स-पीएम की वाकई सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो डिटेल उनसे हटा ली गई। आपने कल देख लिया होगा फैसलाबाद में कि खुद शाहबाज गिल साहब उनके लिए रोड खाली कर रहे थे। देखें ये लोग जो हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, याद रखें ज़िंदगी जो हमारी एक मुसलमानों की बिलीफ है, हर कोई इसको नहीं बिलीव करता कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में। तो खुदा ना खास्ता जिस दिन खान साहब ने या मैंने या आपने जाना होगा वो तो एक दिन मुकर्रर है, अलबत्ता नीयत में कौन फंसेगा। आपने देख लिया ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पाकिस्तान में जो तबाही फिर गई है, अगर ये खान साहब के बाल को भी हाथ लगाएंगे ना तो अवाम जो इनके साथ करेगी, और जो एक नेचर का सिस्टम है, जो कुदरत का सिस्टम है, वो जो इनके साथ होगा। दुख इस बात का है कि ये सारा खुमियाजा पाकिस्तान की आवाम। ठीक है शानदाना, थोड़ा सा आगे बढ़ते ये बताइएगा कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है इमरान खान की, किसी के साथ बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, क्या कोई नंबर अनब्लॉक हुआ है? मैम मैं तो पीटीआई में बहुत एक छोटा सा वर्कर हूँ, छोटा सा वॉरियर हूँ, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि उनको कांटेक्ट किया जा रहा है, कभी इफ्तारी के लिए बुलाया था, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। और सुना हमें ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि आप पहले इलेक्शन तय करें, क्योंकि अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने इस हुकूमत के जो लग नहीं रहा, ये ज़रा मुझे लग रहा है शिकार हैं पैरालिसिस का, इनको एक अजीब सा फालिज हो गया है कि हुकूमत में आए हुए उनको 4 से 6 हफ्ते हो गए, $6 अरब फूक डाले हैं, आगे इनसे बिजली का, गैस का, पानी का फैसले हो नहीं रहे हैं। आपके पास 6 हफ्तों का पैसा पड़ा हुआ है इंपोर्ट का, फिर आपके पास श्रीलंका वाला खुदा ना खासा। लेकिन एग्जैक्टली 1 महीने पहले ये सब आपके चैलेंजेस थे। नहीं मैम, हमारे नहीं थे। अगर आपको याद है सब्सिडी हमने खुद दी थी, टारगेटेड सब्सिडी थी हमने गैस पे, बिजली पे। तो इसीलिए तो आईएमएफ ने फिर आपके साथ आपका रिन्यू नहीं किया था ना डील। IMF के साथ हमने खुद प्रोग्राम मुअत्तल किया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस गए, उनको पता था कि दुनिया में तेल की कीमतों के साथ क्या होना है, उनको पता था कि दुनिया में गल्ले की कीमतों के साथ क्या होना है। रूस और यूक्रेन दुनिया की ब्रेड बास्केट है, 70% वहाँ से गल्ला आता है, उनको पता था। और हमें रशिया से अच्छा डील मिल रहा था कि 1/3 कीमत कम पे आप ले लें। वही इंडिया ने भी खरीद लिया, दोबारा आगे भी बेच दिया। पाकिस्तान में बारिश की किल्लत की वजह से, क्लाइमेट इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में अगर आपको गल्ला मिलेगा सर्दियों के महीनों में तो जो कीमतें होंगी आप देखेंगी। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे, बार बार वो कहते थे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मुझे करने दे। उन्होंने तेल का भी इजाला किया था, अब ये बीच में आ गए। हमने तो बजट खुद देना था जून में, इन लोगों ने थोड़ी देना था। हमने तो अपने आगे कहते ना मिफ्ताह साहब के बम छोड़ दिए हमारे लिए, हम तो बम अपने लिए छोड़ के गए थे, हमने खुद इसको हैंडल करना था। बदनामी रुसवाई जो होनी थी हमारी नहीं थी, ये बीच में टपक पड़े, अब इसको वो हैंडल करे। अब वो ये एक्सपेक्ट करते कि जी तरीन साहब आए, खान साहब आए और हमें समझाएं कि अपनी हुकूमत कैसे चलानी थी। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग को शौक था, शौक पूरे करें अपने। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन शानदाना, माजरत के साथ ये जो आपका पहले 100 दिन का प्लान था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो नौकरियां, वो घर, कौन सा पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है, आप मुझे 3 इंस्टीट्यूशंस बता दें, खुद बता दें कि जिसने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं, स्लो स्पीड के साथ ही फ्लरिश किया हो। मैं तो मीडिया का मुकदमा आपके सामने रख सकती हूँ, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी आप देख लें तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपका जो दौर था पीटीआई का वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दौर था। इमरान खान कहते हैं कि महंगाई बहुत कम थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे ये कैलकुलेट, कैन यू कैलकुलेट हिज स्टेटमेंट, हाउ डज ही से? मैम एब्सोल्युटली मुझे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF का स्टेटमेंट कि पाकिस्तान, खान साहब के टाइम में पाकिस्तान में कोविड के बावजूद ग्रोथ कितनी हुई, जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, NCOC ने कैसे हर मुकाबला किया। जो आपको याद है लोकस्ट का एक मसला आया था पाकिस्तान में, वो कैसे हमने उसका मुकाबला किया, वो ईस्ट अफ्रीका से आ रही थी और कैसे हमने उसको पाकिस्तान में रोका। पहली दफ़ा ये 27 साल बाद हिस्ट्री में हुआ। जिस तरह हमने एहसास के थ्रू 10 किस्म के लोन्स खवातीन को दिए, जिस तरह हमने कामयाब जवान के थ्रू, कामयाब किसान के थ्रू, कामयाब पाकिस्तान के थ्रू, आपका पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में $5 अरब तक फिगर पहुंच गया था। टैक्स ब्रेक्स हमने दी थी IT इंडस्ट्री को, आपकी IT एक्सपोर्ट कभी भी हिस्टोरिकली $2 अरब से नहीं बढ़ी है, वो 75 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 अरब से नहीं बढ़ी। आज अप्रैल में वो $32 अरब थी। पाकिस्तान की हिस्टोरिकली रेमिटेंसेस कभी $33 अरब पे नहीं आई। ये तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ कि किसानों को जितना पैसा मिला पहली दफ़ा, इन गरीब किसानों को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, ये मैं तो आपको 1000 चीज़ें बता सकती हूँ, उसकी तो कोई कमी नहीं है। परफॉर्मेंस पे अगर लोगों ने हमें हराना था तो हमें सबसे आसान काम था।
ये इस सब के बावजूद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद क्यों कम हो गई? मैम क़ुव्वत ख़रीद इसलिए कम हुई है कि हमने इकोनॉमी जिस दिन हमने इनहेरिट की वो था जब खान साहब ने ओथ उठाया, वो था 18 अगस्त को। और ये आर्टिकल मैं 100 दफ़ा लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, आपसे भी शेयर कर लूँगी। पता है कभी कभी डेजा वू होता है, एक चीज़ 2 दफ़ा आती है। ब्लूमबर्ग ने तब भी प्रेडिक्ट किया था कि नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया की नहज पे छोड़ गई थी। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहा था, लबनान का कहा था, वेनेजुएला का कहा था, ज़ाम्बिया का, वो तीनों दिवालिया हो गए। और अभी भी IMF और ब्लूमबर्ग यही कह रही है कि ये जो करंट नून लीग PDM जो भी है, इनका मिक्स मसाला, इन लोगों ने दिवालिया पे हमें दोबारा ले आए। खान साहब ने बिटवीन अगस्त एंड अप्रैल, हम तो जून में गए थे IMF प्रोग्राम में, दिवालिया हमने उन 10 महीने में IMF की बगैर बचा दिया था। आपके प्रोग्राम में बुला के नून लीग की तारीफ तो हरगिज़ मकसद नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अब एक बड़े चैलेंजिंग पोजीशन में है। लेकिन जैसे मौशी हालात आपके थे, अगर वो कंटिन्यू रहते तो शायद आपका वोटर कंफ्यूज होता। लेकिन आपको लगता है कि अब आपको भी सियासी शहीद बनने का मौका मिला, मतलब अब माने या ना माने, दिस इज अ पॉलिटिकल बेनिफिट दैट यू गाइस गॉट। नॉट एट ऑल। ये तो मैंने हर शो में कहा है कि अगर बदनीयती ना होती इन लोगों के, अगर इमरान खान की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती, तो रूस का क्राइसिस, तेल का और गले का, और जो इंडोनेशिया से पाम ऑयल का क्राइसिस, वो हमारी हुकूमत पे आना था, क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल क्राइसिस था और हमें संभालना पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये था कि हम ऑन गोइंग गवर्नमेंट थे, हमें पता था क्या किसकी टीमें पड़ा हुआ है, कैसे करना है। आपको पता है 1 महीने से इस गवर्नमेंट जब से आई है, एक्स फाटा के लोग जो मर गए ज़रब अज़म में, ज़रब रद्दुल फसाद में, उनके पैसे इस हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। तो ये कौन सी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत? अच्छा, मुझे मेरा आपसे आखिरी सवाल है, शानदाना ये बताइए कि आपको अब जलसों से क्या मिलेगा? क्योंकि बड़े ज़बरदस्त जलसे तो आप माजी में भी करते रहे, मगर आपको नहीं लगता कि तवज्जो हम फारिग बैठे, हम फारिग हैं, जलसे करते रहेंगे। इनको क्या डर है हमसे? हम तो छोटी सी पार्टी है कि तो 14 पार्टियां हैं, क्या फर्क पड़ते? वो तो एक आदमी है, कोई कहता है बावला है, कोई कहता है सादा है, फारिग नहीं बैठे ना, लेजिस्लेशन पे ध्यान दे, अपने रेजिग्नेशंस वापस लें, 123 रेजिग्नेशंस वापस लें, लेजिस्लेशन पे ध्यान दें, इनको टफ टाइम दें। फारिग नहीं बैठे? मेरी बात सुने, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 17 अगस्त को उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था नेशनल असेंबली में, 3.5 साल ये लोग चीखते रहे सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, और फिर भी बेशर्मों की तरह इस असेंबली में बैठ गए। हमने उसका उलट किया, ना प्राइम मिनिस्टर मानते, ना हम ये स्पीकर मानते, हमने रेजिग्नेशन दे दी और हम बाहर चले गए। हमने जो कहा वो करके दिखाया, मुनाफिकत हमने नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।